ब्रेक के बाद अब तमाम का सलाम जेके में खैर मकदम है। यासीन मलिक हुर्रियत पसंद रहनुमा जो जेल में हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उनके हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है कि वो बायाफ्ता तौर पर तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर हैं और आज उनके भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर इसलिए वो बैठे हुए हैं चूंकि उनकी शिकायत है या उनका इल्ज़ाम है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहे हैं, उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में या मुनासिब तरीके से सही अंदाज में तफ्तीश नहीं हो रही है, जाँच नहीं हो रही है और सही अंदाज में वो केस नहीं चल रहा है, जिसका इल्जाम लगा करके यासीन मलिक बाज़ाब्ता तौर पर पिछले 24 घंटे से आप कह सकते हैं, चूंकि कल सुबह उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी तिहाड़ जेल के 7 नंबर जेल में उनका भूख हड़ताल शुरू हुआ और आज भी बाज़ाब्ता तौर पर भूख हड़ताल जारी है। हमें ये बताया गया है और जो खबर मिल रही है जेल इंतजामिया की जानिब से कि जेल के कई आला अफसरान ने, हुक्काम ने बाज़ाब्ता तौर पर यासीन मलिक को समझाने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की कि उनका मुकदमा ठीक ठाक चल रहा है, भूख हड़ताल पर न बैठे, भूख हड़ताल वो ख़त्म कर दें। लेकिन इसके बावजूद भी यासीन मलिक ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने भूख हड़ताल को जारी रखा हुआ है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उनके खिलाफ जो टेरर फंडिंग का मामला है, इसके अलावा भी कई केसेस हैं, लेकिन टेरर फंडिंग के मामले में वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पिछले दिनों बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में उनके खिलाफ रूबिया सईद वाला मामला पहुंचा था, अगवा वाला मामला, जहां पर यासीन मलिक ने पहले ही मुतालबा किया था कि वो खुद बनफ्से नफीस कोर्ट में हाजिर होकर के अपने मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं, जरह करना चाहते हैं, वो सवाल जवाब करना चाहते हैं। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी सरकार को खत भी लिखा था और सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की थी, लेकिन उन तमाम सूरत हाल में बहुत ज़्यादा कुछ उनको राहत नहीं मिली और उन्हें जम्मू जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस केस के पहली समाअत के दौरान रूबिया सईद का आमना सामना करना पड़ा। अब चूंकि मुतालबा अभी भी बाकी है और मुतालबा वही है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर खुद जम्मू जाकर के बनफ्से नफीस जरह करना चाहते हैं और उनका इल्ज़ाम ये भी है कि उनके जो केसेस चल रहे हैं उनकी तहकीकात तफ्तीश सही अंदाज में नहीं हो रही है, इसलिए वो बाज़ाब्ता तौर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 24 घंटे हो गए भूख हड़ताल पर, आज दूसरा दिन है। कल सुबह भूख हड़ताल शुरू किया था और आज दूसरा दिन है। जेल इंतजामिया बार बार वक्फे से घंटे 2 घंटे पर एक बार 2 बार आकर के उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि ये भूख हड़ताल उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो खबर मिल पा रही है कि यासीन मलिक अपनी जिद पर कायम है और यासीन मलिक भूख हड़ताल पर दूसरे दिन भी बैठे हैं। देखना होगा कि जेल इंतजामिया की तरफ से कितनी बार कोशिश की जाती है और कितनी कोशिशों के बाद उन्हें कामयाबी मिलती है या फिर वो नाकाम होते हैं। यासीन मलिक दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मामला सिर्फ ये है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहे हैं उन पर उनको इस शिकायत है या इल्जाम है कि वो सही अंदाज में तफ्तीश उस मामले में नहीं की जा रही है जिस पर उन्हें शिकवा है। एक हफ्ता कबल आप देखेंगे तो रूबिया सईद जो कि जम्मू की टाडा अदालत में जहां पर उनकी पेशी हुई थी और उनने कहा था कि यासीन मलिक के अलावा जो उनके वकील का बयान बाद में सामने आया था, मीडिया से उनने बात की थी तो कहा था कि यासीन मलिक की उनने शनाख्त कर ली है, बाकी जो है वो उतना ज़्यादा चूँकि सरगर्म थे या नहीं थे या पब्लिक फिगर नहीं है तो इसलिए शायद उनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर यासीन मलिक का नाम ज़रूर सामने आया था। जिसके बाद यासीन मलिक ने इस केस में फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी कोर्ट से दरख्वास्त की थी। अभी तक, हालांकि पिछली बार जब कहा जा रहा था कि यासीन मलिक को लेकर जब रूबिया सईद अदालत में पहुंची तो उस वक्त हमने ये भी देखा कि यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वीडियो कॉल के जरिए अदालत में उस वक्त उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन वो खुद जर्रा करना चाहते हैं इस केस के सिलसिले में, जैसा रहमत ने पहले बताया। अब जाकर इंतजार है कि क्या उन्हें अदालत इस बात की इजाजत देती है कि वो जम्मू जाएं। खुद जो बाकी लोग हैं इस केस में गवाह उनके खिलाफ हैं, बिलखुसूस जो रूबिया सईद वाला ये जो अगवाकारी का मामला था, जो इल्जाम उन पर और उनके साथियों पर था, इसमें उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसमें वो कह रहे हैं कि सही तरीके से तफ्तीश नहीं हो रही है और अप्रैल 2019 में दहशतगर्द तंजीम या उनके साथ जुड़ना, माली मुआवनत करना दहशतगर्दों की, ये सारे केसेस खुलकर सामने आए। एनआईए की अदालत में भी ये मामला पहुंचा और दिल्ली की अदालत में, जहां पर आपको याद होगा कि आज से ठीक 1.5 माह कबल उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई टेरर फंडिंग केस में, तो टाडा के एक्ट के तहत और रणबीर पैनल कोड की मुख्तलिफ दफात के तहत फर्द जुर्म उन पर आयद किया गया। मुल्क और 6 रियासतों, मुल्क और आसपास के हिस्सों में जहां पर बदअमनी फैलाने का इल्जाम और इसके अलावा रावलपुरा का जो इंसिडेंट था, भारतीय फिजाइया की जो एहलकार थे उन पर 25 जनवरी 1990 को गोली चलाना, उनकी जान लेना, ये सारे केसेस मिलाकर उन पर कई सारे केसेस थे। लेकिन गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए रोकथाम या कानून के मुतल्लिका दफात जो हैं 25 मई को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन ये जो केस है जिसमें उन्हें काफी ज्यादा इब्हाम है, शक व शुबहात है, उसमें वो खुद जरा करना चाहते हैं और इसलिए वो कल से हड़ताल पर बैठे हैं।
जेल नंबर 7 में हैं और वहीं पर हड़ताल पर बैठे हैं। अफसरान के समझाने के बावजूद भी जेल जराये के मुताबिक उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों मुल्कों के रहनुमा यानी वज़ीर आज़म आमने सामने सितंबर के महीने में हो सकते हैं। क्या कुछ तफसीलात हैं आपके सामने रखने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे इम्कानात अब से नजर आ रहे हैं। क्योंकि SCO के इजलास को लेकर जो तैयारियां चल रही है, SCO के इजलास को लेकर कहा जा रहा है कि SCO के जो जनरल सेक्रेटरी हैं ज़ांग मिंग, ये इन दिनों पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात की है और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर दावत दिया गया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि वो SCO में शामिल हो। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर को 2 दिनों के लिए ये सालाना इजलास जो SCO का शंघाई ताउन तंजीम का है, ये मुनक्किद होने जा रहा है। लेकिन इसमें पहली बार होगा जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आमने सामने होंगे। ये एक लंबा गैप है और पठानकोट हमले के बाद से लेकर के अब तक हिंदुस्तान के पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते कटाई के शिकार रहे हैं, उन रिश्तों को बेहतर करने का एक सही मौका हो सकता है। जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक सितंबर के महीने में 15 से 16 सितंबर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ SCO के दीगर ममालिक भी जो रुकन ममालिक हैं वो सब के सब उज्बेकिस्तान में होंगे। 2 दिनों के इस मीटिंग में जो बुनियादी मुद्दे हैं वो खित्ते के मफादात को, खित्ते में अमन को, खित्ते में गुर्बत को खत्म करने के हवाले से है। लेकिन बताया जा रहा है चूंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी होंगे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी होंगे और दोनों एक ही कंपाउंड में हो, 2 दिन हो और मुलाकात ना हो, ऐसे इम्कानात कम ही नजर आते हैं। लेकिन अभी तक के जो हमें आला सतही सफारती सतह पर जो हमारे ज़राए हैं उनसे जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक हिंदुस्तान की जानिब से ऐसी कोई दरखास्त अभी नहीं की गई कि हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कहा गया है कि अगर ऐसा मौका बनता है तो फिर पाकिस्तान ऐसी कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर के बाज़ाब्ता तौर पर जो रिश्ते खटाई के शिकार हैं उसे बेहतरी की तरफ लाया जाए। तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात मुमकिन है सितंबर के महीने में 15 से 16 सितंबर जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास मुनक्किद किया जाएगा उज्बेकिस्तान में, उस दौरान हो सकता है। क्योंकि अभी सफारती सतह पर इसको लेकर के बात चल रही है। कल हमने देखा कि SCO के जो जनरल सेक्रेटरी है वो पाकिस्तान पहुंचे थे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात करके उन्हें SCO में मदऊ किया गया था और बकिया जो SCO के ममालिक हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मकतूब पहले ही रवाना किया जा चुका है। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब SCO की तंजीम में होंगे, SCO के इजलास में होंगे और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म होंगे तो ये एक मौका होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बाहमी रिश्ते को बेहतर करने या असर नौ शुरू करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। देखना यह होगा कि पहल कौन करता है और हिंदुस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस आता है, पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। लेकिन जो इब्तदाई तौर पर रिस्पांस पाकिस्तान की जानिब से आया है वो ये बता रहा है कि अगर इस तरह का माहौल बनता है जब दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म एक ही जगह पर होते हैं तो पाकिस्तान ऐसी कोशिश करेगा कि वह हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के साथ मिलकर के मसले कश्मीर से लेकर के आपसी रिश्ते को लेकर के तमाम मुद्दों पर बात करे और एक नए दौर का आगाज हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते की। ऐसे इम्कानात हैं लेकिन अभी इसमें करीब 1.5 महीने का वक्त है। चूंकि जुलाई का एंड हो रहा है, अगस्त के बाद सितंबर और 15 से 16 सितंबर यानी 2 दिनों का ये इजलास हर साल एक इस तरह से शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होता है और उसमें तरह तरह की बातें होती है। खित्ते की मफादात को देखते हुए इस बार जो SCO के ताउन तंजीम के इजलास का थीम रखा गया है वो खित्ते के मफादात में अमन को खास तौर से फोकस रखा गया है, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है उसको फोकस रखा गया है, साथ ही साथ पुवर्टी जो SCO रुकन ममालिक के माबैन पुवर्टी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो ये बेसिक मुद्दे होंगे, बुनियादी मुद्दे होंगे इजलास के। लेकिन इस इजलास पर सबसे ज्यादा जो मुद्दा हावी रहेगा वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर के, क्योंकि दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म की मुलाकात मुमकिन है लेकिन अभी तैयारी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। हतमी तौर पर सफारती सतह पर बयान आना बाकी है लेकिन क्या कुछ तस्वीर बनेगी धीरे धीरे वो साफ भी हो जाएगी। आसिफ, पाकिस्तान की तरफ से ये जरूर मुस्बत पैगाम दिया गया है कि अगर भारत कोशिश करता है या इस तरह का कोई उनकी तरफ से हाथ बढ़ाया जाता है तो जरूर उस पर पॉजिटिव रिस्पांस किया जाएगा। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से माजी में ताल्लुकात रहे नवाज शरीफ के और वज़ीर आज़म के यानी नरेंद्र मोदी के और 2012-13 में फिर 14 में जो डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान दौरा, उन सब के बाद इमरान खान का आना, तो उस वक्त हमने ये भी देखा कि कोई खास तब्दीली नजर नहीं आई। और फिर 2016 में पठानकोट, 2017-18 में बीच में उड़ी, फिर उसके बाद हमने देखा कि बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल से जो आर पार तिजारत होती थी वो रुकी। इसी तरीके से जो दोनों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह लोग थे वो भी खाली बयान देते रह गए और ताल्लुकात तातुल का शिकार हुए। और उसके बाद पुलवामा में 14 फरवरी
2019 को जो हुआ और उसके बाद 5 अगस्त का फैसला, तो ये दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक कशीदगी की वजूहात या अभी तक जो रीजंस रहे वो मानकर चलिएगा, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों सरबराहान अगर मिलते हैं, मुलाकात होती है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर होने वाली हैं आइंदा दिनों में। मजीद आगे बढ़ेंगे, बात जम्मू कश्मीर की छिड़ी है, तो जो आपको पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ इन दिनों चल रहा है वो भी बताते हैं। 18 तारीख से इजलास शुरू हुआ है। मॉनसून इजलास में कई सवाल जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से भी पूछे गए। हिज़्ब इख्तिलाफ के सवालों के कुछ जवाब जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से सरकार ने दिए हैं। और गुज़श्ता रोज़ मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू जो कि इस इजलास का हिस्सा थे, और एक और जवाब उन्होंने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर रहमत हिज़्ब इख्तिलाफ को कल दिया है, और बहुत सारी चीजें कल वजाहत के साथ ऐवान के सामने रखी हैं। जी बिल्कुल, हदबंदी कमीशन के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सरकार से सवाल पूछा गया था कि इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है। सरकार की जानिब से मरकजी वज़ीर कानून वजारत कानून की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी जो जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये मामला चूंकि जो हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके बाद से हदबंदी कमीशन को एक रिट पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जानिब इलेक्शन को लेकर के, इंतखाबात को लेकर तैयारियां चल रही हैं। खबर यह मिल रही है कि सरकार अपने तौर पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की लेकर के तैयारियां कर रही हैं, लेकिन चूंकि हदबंदी कमीशन बीच में अपना अमल मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन रिट पिटीशन दाखिल है, चैलेंज किया गया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करना होगा चूंकि यह मामला अब सब जुडिस है। तो मरकजी वजारत कानून की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जानकारी दी गई है कि मामला मुकम्मल हो चुका है, लेकिन चूंकि अदालत में है इसलिए इस पर बहुत ज्यादा वजाहत देकर के सरकार कुछ कहने की गुंजाइश में नहीं है। तो सरकार की जानिब से इलेक्शन को लेकर के तस्वीर साफ कर दी गई कि तैयारी चल रही है। बिल्कुल, जो कानून साज असेंबलियों के हलकों के हवाले से भी सवाल पूछा गया था, ज़र नौ तरतीब से मुतल्लिक मश्क मुकम्मल हुई है या नहीं, तो उस पर उन्होंने कहा मुकम्मल तो हो चुकी है, लेकिन 14 मार्च और 5 मई की 2 अहकामात या जो रिपोर्ट्स हैं उनके जरिए मुतल्ला कर दिया गया था। लेकिन हाजी अब्दुल गनी खान की जानिब से एक रिट पिटीशन दायर की गई है जिसका नंबर 237/2022 है, और इसमें हदबंदी कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया गया है। इस वक्त ये मामला अदालत के जेर समात है। जैसे ही चीजें वहां से क्लियर होंगी उसके बाद हुकूमत इस पर मजीद कुछ वजाहत करेगी। ये हुकूमत का जवाब हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट और इसके बाद इन पर जो दर्ज कराए गए एतराजात या रिट पिटीशन अदालत में पहुंची उस पर दिया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, बात वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हवाले से करते हैं। सिर्फ 24 घंटों के बाद वो जम्मू जाएंगे, एक और दौरा उनका होने वाला है, और दौरे में बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। एक तरफ पार्टी लीडरान के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो जम्मू के अंदर एक तंजीम की जानिब से जिसका बराह रास्त लेना देना RSS के साथ है, उसने प्रोग्राम रखा है, और 2000 ऐसे खानदान हैं जिनका कोई अपना मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के लिए कुर्बान हुआ है। यानी 2000 शोहदा के जो अहल खाना है उनको एक तरफ शोहदा को खराज इक़्क़त पेश की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उनके अहल खाना को कल जो है वो वज़ीर दिफा उनसे मुलाकात भी करेंगे। और ये दौरा जब जम्मू में तकरीब होगी तो इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के 25 आला रहनुमाओं के साथ वज़ीर दिफा मुलाकात करने वाले हैं, और इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात के हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त होगी, आगे का राहमल बीजेपी का क्या होगा, उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तकरीबन जो हमारे जराया बता रहे हैं कि 1 से आधा घंटा तक जो इंटरेक्शन रखी गई है उसमें डीएम्स के साथ भी शेड्यूल के मुताबिक वो मुलाकात करने वाले हैं, और 1947 के बाद 2022 तक अब तक मुल्क के लिए, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, मुल्क की सलामती के लिए अपनी शहादतें दी हैं, इनमें आम शहरी हों, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हों, BSF, CISF, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के जवान हो, सभी को एक साथ खराज इक़्क़त पेश किया जाएगा, और 2000 जो खानदान हैं शोहदा के उनके साथ बात करेंगे इस फंक्शन में। और जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम जो कि एक RSS के साथ जुड़ा हुआ संगठन है, एक तंजीम है, उसकी तरफ से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, और तय शेड्यूल के मुताबिक कल जब वज़ीर दिफा जम्मू पहुंचेंगे तो उसके बाद ज़राए के मुताबिक त्रिकुटा नगर पार्टी दफ्तर में 1:30 बजे के करीब 25 पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात भी वो करेंगे। और तकरीबन ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की जो सियासी और सलामती सूरत हाल है और पार्टी के जो दाखिली मामलात हैं, तफसीली तबादला ख्याल उन पर किया जाएगा। और चूंकि असेंबली इंतखाबात को लेकर शेड्यूल अभी जारी होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन बॉडी दिल्ली के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर फहरिस्त तैयार करने में, वोटर लिस्ट सामने लाने में और 31 तारीख तय कर चुकी है, उन सब को देखते हुए अब बीजेपी भी अपने लेवल पर तैयारियां कर रही है। यही वजह है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पिछली बार 16 जून को जब वो जम्मू आए थे तो उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे आगे चलेगा, उन्होंने कहा था कि तकरीबन दिसंबर के आसपास या साल के आखिर में, यानी उन्होंने इशारा दिया था कि साल 2022 के आखिर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन इस बार ये तकरीबन साफ है
कि साल के आखिर में या फिर उसके बाद मौसम इजाजत देता है तो ठीक है, नहीं तो मार्च और अप्रैल में भी चुनाव अगर होते हैं तो उसके लिए तैयारियां बाकी पार्टियों के साथ बीजेपी की क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, असेंबली इंतखाबात के हवाले से कहां पर क्या करने की जरूरत है, जिन जिन इलाकों को टारगेट किया जा सकता है, पार्टी लीडरान उन पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद स्पेशल समरी रिवीजन जो है जिसको तैयार करने में इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन बॉडी जम्मू में लगी है, कश्मीर में लगी है, उस पर भी काम किया जाएगा। लेकिन उन सभी लोगों को कल सम्मानित किया जाएगा, उन सभी लोगों के साथ कल बात की जाएगी जो खानदान है 2000 शोहदा के, उनके साथ बात करके वज़ीर दिफा यहाँ पर जो है वो आगे की हिकमत अमली पार्टी लीडरान के साथ तो तय पाएंगे, लेकिन इन लोगों का भी हौसला बढ़ाएंगे। और खबर ये भी है कि उसके बाद दिल्ली के अंदर एक और मीटिंग जो आला सतह इजलास होना है बीजेपी का, उसमें जम्मू कश्मीर से जो पार्टी लीडरान फीडबैक देंगे वो यूनियन टेरिटरी के हवाले से 15 अगस्त से पहले पहले वज़ीर दिफा जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से दिल्ली के अंदर बात रखेंगे। इसके अलावा इससे इस जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर हुक्मरान जमात के हवाले से खबर मिल रही है कि चूँकि 12 अगस्त को पार्लियामेंट की कार्रवाई मानसून इजलास ख़त्म हो रहा है, उसके बाद से 15 अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर के दौरे का फिर से जम्मू कश्मीर के दौरे पर एक बार फिर से बीजेपी के सीनियर लीडरान पहुंचेंगे और एक बड़ी तादाद बताई जा रही है कि इसमें सीनियर वज़रा भी हो सकते हैं जो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे मानसून इजलास के ख़त्म होने के बाद। ये दौरा सिर्फ और सिर्फ पार्टी के मफाद को लेकर के, पार्टी के असम्बली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर होगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ पार्टी के मफाद में ठीक होगा, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं, कहां पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो बीजेपी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां मुसलसल चल रही है और दिल्ली से खबर यह मिल रही है कि 15 अगस्त के बाद से एक सिलसिला शुरू होगा मरकजी सरकार के सीनियर लीडरान का या वज़रा का बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर का दौरा, और उसमें बीजेपी के सीनियर रहनुमा मुसलसल जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। और 15 अगस्त के हवाले से भी खबर है कि 15 अगस्त को भी बाज़ाब्ता तौर पर यौम आज़ादी यानी जश्न आज़ादी की तकरीब एक बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में मुनक़िद की जाएगी जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडरान मौजूद हो सकते हैं। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर एक माहौल बनाने की कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दिन करीब आ गए हैं और हुक्मरान जमात की तरफ से दिल्ली से जब बड़े बड़े वज़रा पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो फिर मामला पूरी तरह से साफ है कि आने वाले दिनों में ही अक्टूबर नवंबर के आसपास हो सकता है कि असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों की बात हो रही है तो आगे बढ़ते हैं, बात श्रीनगर की भी करते हैं जहां पर कुछ एतराज़ात इंतजामिया के नोटिस में आए हैं और डिप्टी कमिश्नर के पास मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से अपनी शिकायतें दर्ज करा दी गई हैं। जो एतराज़ात हैं वो दर्ज करा दिए गए हैं। दरअसल हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब असेंबली इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं तो जो मुजव्वज़ा पोलिंग स्टेशन हैं या मकामात हैं उनके हवाले से वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के अंदर भी कहां पर कितने पोलिंग स्टेशन बनने हैं, हमारे पास जो ज़राए से इतलात हैं कि जिला श्रीनगर के अंदर असेंबली इंतखाबात से पहले कई सियासी जमातों ने जो है इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, अपनी पार्टी और दीगर जमातें हैं, हदबंदी कमीशन के जरिए जो पोलिंग स्टेशनों के मुजव्वज़ा मकामात हैं या फाइनल पोलिंग स्टेशन के बारे में जो तजावीज़ थी उसके बारे में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर में अपने एतराज़ात जमा करा दिए हैं। उनको एतराज़ है कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इसमें वजूहात बताई गई हैं। जो हतमी ऑर्डर सामने आया था पोलिंग स्टेशनों की लिस्ट को लेकर, उसमें फासला यानी जो डिस्टेंस है पोलिंग स्टेशन का, वोटर्स की तादाद और दीगर मसाइल की बुनियाद पर एतराज़ात इन पार्टियों की जानिब से उठाए गए हैं। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि हदबंदी कमीशन की जो हतमी रिपोर्ट है या हुक्मनामा है उसके बाद या तजावीज़ और एतराज़ात तलब किए गए थे कि मुजव्वज़ा जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके बारे में अगर आपकी कोई शिकायत है तो बताएं। और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद की तरफ से भी उनके दफ्तर से भी जानकारी मिली है कि कई सियासी जमातों की तरफ से जिला श्रीनगर के अंदर पोलिंग स्टेशनों के मकाम के बारे में एतराज़ात उन्हें मौसूल हुए हैं और इसका जायजा लिया जाएगा क्योंकि कुछ एतराज़ात हकीकी थे। जो डिस्टेंस का इन्होंने हवाला दिया है पार्टियों ने और वोटरों की तादाद या जो दीगर मसाइल की बुनियाद पर सवालात उठाए हैं, एतराज़ात दर्ज कराए हैं, उस पर जवाब जरूर दिया जाएगा। फिलहाल श्रीनगर से शुरुआत इसकी हुई है। मुजव्वज़ा जो पोलिंग स्टेशन थे, बूथ थे, उसको लेकर सवाल कुछ पार्टियों ने उठाए हैं। इधर बीजेपी भी काफी सरगर्म श्रीनगर के अंदर नजर आई। पार्टी के सीनियर लीडर और बिहार से वजीर शाहनवाज हुसैन वादी कश्मीर के दौरे पर हैं, लेकिन एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस समेत दीगर उन तमाम जमातों पर वादी कश्मीर से उन्होंने हमला किया जिनको हमेशा ये टैग जिन पर लगता रहा कि वो खानदानी सियासत की वजह से ही अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने में, अपना असर रसूख दिखाने में कामयाब हुई हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि जब कश्ती में सुराख हो चुका है, बड़ी कश्ती में,
तो छोटी कश्तियां कैसे तैर सकती हैं? मुल्क की बड़ी रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में अगर खानदानी सियासत खत्म हो सकती है तो वादी कश्मीर आते आते या जम्मू सूबे में आते आते ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाया जा सकता? और यहां तक उन्होंने मशवरा पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया कि जो खानदानी सियासत के बुनियाद पर अभी तक जम्मू कश्मीर की आवाम को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का नाम तो नहीं लिया लेकिन निशाने पर वही थी, कांग्रेस का सहारा लिया और कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई शाहनवाज हुसैन ने पॉलिटिकल पार्टीज पर कि आप खानदानी सियासत से हट जाएं, अब कोई और रोजगार कोई कारोबार तलाशें क्योंकि अब आप लोगों के लिए सियासत में कोई जगह नहीं है। अब वो चलेगा नहीं डायनेस्टी पॉलिटिक्स, वो दौर गुजर गया। कश्मीर में जो लोग डायनेस्टी पॉलिटिक्स करते हैं जल्दी कोई और काम तलाश ले, कोई भी काम कर सकते हैं, बिजनेस है, व्यापार है, होटल है, पहले भी वो लोग करते रहे, लेकिन राजनीति का बिजनेस अब उनका बंद होने वाला है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स का कोई जगह सियासत में नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? राजा का बेटा, दादा बनेगा सीएम, बेटा बनेगा सीएम, फिर बनेगा पोता। अब वो दौर भी गुजर गया। अब द्रौपदी मुर्मू बनते हैं, वो बनी हैं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, एक गरीब का चाय बेचने वाला, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना। और आज हमारे जो वर्कर हैं यहाँ भी, वो गरीब लोगों की पॉलिटिक्स, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स का अम्ब्रेला क्या है? वो नेहरू गांधी परिवार है, उसी छतरी के नीचे। वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं है। सेव द करप्शन, करप्ट लोगों का अम्ब्रेला है और वो डायनेस्टी के जरिए उसको पूरी तरह, उस अम्ब्रेला में कौन कौन लोग जिन पर सीबीआई के केस चल रहे हैं, ईडी के केस चल रहे हैं, जो मुकदमा में अपना घर द्वार बचाना चाहते हैं, जो बैंक से पैसा लिए हुए हैं, ऐसे सब लोग जमा हो जाते हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है। चलिए, शाहनवाज हुसैन वादी कश्मीर के दौरे पर थे और इस बीच हिज़्ब इख्तिलाफ पर तीर बरसाते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ बड़े फैसलों की। इंतजामी काउंसिल का इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में फिर मुनक्किद हुआ है। चीफ सेक्रेटरी, दीगर महकमों के सीनियर अफसरान जो कि इंतजामी काउंसिल का हिस्सा है, उनकी मौजूदगी में इजलास मुनक्किद हुआ। स्कूलों, सड़कों, इमारतों का नाम शोहदा के नाम पर रखने के इस फैसले को मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दे दी है। जम्मू के अंदर उधमपुर जिले में साल 2024 तक जीएमसी यानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर जो कामकाज होना था उस पर भी उन्होंने कहा कि उस पर मंजूरी दे दी गई, यानी उस पर भी मुहर लग चुकी है। और इंतजामी काउंसिल के इस इजलास में कई बड़े फैसले लिए गए हैं जहां पर शोहदा के नाम पर इमारतों का, सड़कों का, पुलों के या स्कूलों के नाम रखने की तजवीज जो उनके सामने पहुंची थी उसको मंजूरी दे दी गई। वहीं जीएमसी उधमपुर 2024-25 में डेडलाइन तय कर दी गई है। मगर बड़ा एक और फैसला कि जम्मू कश्मीर में गैर मुनज़्ज़म जो डिपॉजिट स्कीमें हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, उन पर पाबंदी आयद करने को मंजूरी इंतजामी काउंसिल ने दे दी है। सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ इसी खबर पे हैं। मजीद तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। इजलास तकरीबन 1.5 घंटे तक हुआ है, कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जो कुछ हमने गिनकर बताए, एक लंबी फहरिस्त है। तफसील से बताइएगा क्या बड़े फैसले इंतजामी काउंसिल में हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर में इस इंतजामी काउंसिल में उधमपुर का जो मेडिकल कॉलेज है अगले साल तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहता है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस को लेकर, जिसमें हंदवाड़ा कुपवाड़ा में जो एक मेडिकल कॉलेज दिया गया और जम्मू प्रोविंस के उधमपुर में दिया गया, और माली फंड्स की कोई कमी नहीं है, बल्कि कोविड-19 की वजह से काम सुस्त रफ्तारी से चले, लेकिन बिलाखिर ये पाई तकमील पर पहुंचने के लिए कुछ सालों का और इंतजार करना होगा जब ये मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच में जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर में बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हायर सेकेंडरीज और बड़े अहम साइन बोर्ड जो है उन्हें अब उन मार्टियर्स के नाम तफवीज किए गए हैं जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस या मुल्क की सलामती के लिए, जम्मू कश्मीर की अमन और शांति के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की, उनके नाम कर दिया जाएगा। और इसमें जनूबी कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर से लेकर पुंछ, राजौरी और मुकम्मल जो बाकी इलाके हैं वहां के जो मार्टियर्स हैं जिन्होंने पुलिस या आर्मी या बाकी विंग्स में अपने फराइज अंजाम देते देते कौम के लिए अपने अहल को छोड़कर कौम के हवाले अपनी जिंदगी को वक्फ किया। और इनमें कांस्टेबल से लेकर सीनियर अफसरान तक के नाम रखे गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में एक वक्त ऐसा भी था कि जब शेर कश्मीर के नाम से मंसूब जिन दफ्तर, जिनमें SKICC, जिनमें शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर और बकिया दफातर हैं, बाद में एतराजात भी हुए कि ऐसा कोई
लाहेअमल नहीं तरतीब दिया जा रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक सरपरस्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से मंसूब जो साइन बोर्ड से उनके नाम तब्दील किए जाएंगे। लेकिन हायर सेकेंडरी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और दफातर के साथ साथ अब आने वाले दिनों में कुछ वक्त के बाद हो सकता है कि बाकी जो साइन बोर्ड सरकार के हैं उन्हें भी उन शुहदा के नाम मंसूब किया जाएगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सरजमीन से मुल्क की सलामती और वतन की सलामती के लिए कुर्बानियां दी। हालांकि मामला अभी भी अंडर डिस्कशन है कि जम्मू कश्मीर में, अगर आपको याद होगा कि मुश्ताक मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट पुलिस ने शुरू किया था, माइसमा का वो इंस्पेक्टर बाद में चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी तादाद में इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी और सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर मारे गए, तब से वो ऑल पुलिस मार्टियर्स फुटबॉल टूर्नामेंट कहलाता है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में जिन इलाकों में खासकर लेफ्टिनेंट फैयाज अहमद जिन्हें कुलगाम में गोली मारकर जान बहक किया गया, और इस तरह से कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आपको याद होगा कि कश्मीर के कई इलाकों में गुज़श्ता 2 वर्षों के दौरान पुलिस के सीनियर अफसरान को अपने घर के आसपास शहर में जाकर गोली मारकर अपनी नींद सुला दिया गया। उनके नाम से जो लोकल हायर सेकेंडरीज होंगी, वहां के स्कूल वगैरह होंगे, उनके नाम से अब मंसूब किए जाते हैं। ये सरकार की वो पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क भर में जिन अदबी, समाजी और बाकी शख्सियात ने अपने अपने फील्ड में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो, लेकिन मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर से जिन्होंने कुर्बानियां दी, यहाँ जिन्हें अबडक्ट या अगवा करने के बाद चंद ही घंटों में उनको जान बहक किया गया, उनके नाम भी मंसूब कई एक सरकारी प्रॉपर्टीज या साइन बोर्ड जो है उन्हीं के नाम अब मंसूब कर दिए जाएंगे उनके वफात के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। इंतजामी काउंसिल का इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किद हुआ। बड़े फैसले जो कि कुपवाड़ा के साथ साथ उधमपुर का मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एक तजवीज़ पहुंची थी, तो उस पर भी गौर खौज करने के बाद उधमपुर का जो कॉलेज है उसको मंजूरी दे दी गई है और मेडिकल कॉलेज पर काम 2024-25 में मुकम्मल होगा मंसूबे पर, यह सरकार मानती है। तिब्बी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर ट्रॉमा, मेडिकल इमरजेंसी और कहीं पर अगर फर्स्ट एड की जरूरत है उसमें मजीद बेहतरी सहूलियात में लाई जाए, और IMR, MMR और एक्सपेक्टेंसी, इन तमाम चीज़ों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा गया है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में कुछ बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाई गई हैं। बच्चों की मजीद एनरोलमेंट, फैकल्टी और ह्यूमन रिसोर्स के लिए बड़े कुछ फैसले हुए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सेक्टोरल जो एक्सपर्टाइज हैं नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर, वहां पर सहूलियात बेहतर बनाने के लिए ट्रांसफर जो थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है ताकि नर्सिंग के शोबे में भी मजीद बेहतरी लाई जा सके। 325 करोड़ रुपए जो कि उधमपुर में इस मंसूबे पर खर्च किए जाएंगे। लेकिन जो नाम सामने रखे गए हैं वो भी जरा मैं आपको बता दूं, जम्मू और कश्मीर से किन किन लोगों के नाम सामने रखे गए हैं जिन पर इमारतों के, पुलों के, सड़कों के नाम रखे जाएंगे। गांधरबल में भी एक फंक्शन के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का जिक्र किया था, वो वादा आज पूरा हुआ है। जम्मू सूबे में जहां पर राजेंद्र कुमार, कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल नसीब सिंह, SPO जलालदीन, कांस्टेबल शमीम अहमद, इसके अलावा हेड कांस्टेबल रघुनाथ, इसके अलावा सिपाही जोगिंदर सिंह, इनके साथ साथ एक और नाम है हवालदार सरतूल सिंह का, कांस्टेबल राजकुमार और कांस्टेबल जगदेव सिंह। ये वो तमाम लोग हैं जिनने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं और अब मुख्तलिफ सरकारी इदारों का, सड़कों, पुलों या तालीमी इदारों का नाम जो है वो इनके नाम पर रखा जाएगा, इनके बोर्ड्स वहां पर लगेंगे। इसी तरीके से कश्मीर सूबे में जहां पर जिनमें सर्वनंद कौल प्रेमी है, रियाज अहमद लोन है, मोहम्मद सफीर खान है, पैराट्रूपर शबीर अहमद मलिक हैं, इसके अलावा अब्दुल हमीद चारा हैं, हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद कलस हैं, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा बर्रा हैं और हेड कांस्टेबल शिराज अहमद। ये दोनों प्रोविंसेस से, दोनों प्रांतों से, जम्मू और कश्मीर से जिन लोगों के नाम पर अब नाम तब्दील करके स्कूलों के रखे जाएंगे, कुछ कॉलेजेस के भी हो सकता है, कुछ कैंपसेस के भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी यादगारें हो सकती हैं जहां पर इनके बोर्ड लगाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक लंबी फहरिस्त तैयार कर दी गई है। बात तिब्बी सहूलियात की हो रही है तो फटाफट से आपको कोविड के मामला भी बताएं, क्योंकि रहमत जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड ने भी एक बार फिर से वही उसी तरीके से दस्तक देना शुरू की है जो 2020-21 में देखा गया था। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 531 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जम्मू सूबे में सिर्फ 288 केसेस आए हैं और कश्मीर सूबे में 243 से। अगर मजमूई तादाद की बात करें कश्मीर के अंदर तो
4,58,987 हो गई है कोरोना के केसेस की रिपोर्ट जो हुई है अब तक के उसके मुताबिक। लेकिन जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस के अचानक से इजाफे, चूंकि हम आज से 3 दिन 4 दिन पहले 100, 200 और 250 के आसपास में ये तादाद बता रहे थे, अब जब 24 घंटे की तफसीलात आती है उसके मुताबिक करीब करीब ये तादाद 500 के पार होती हुई दिखाई दे रही है। 531 नए केसेज आए हैं और इन 531 में से बाज़ाब्ता तौर पर कहा जा रहा है कि 152 जम्मू शहर से, कठुआ में 55, उधमपुर में 21, पुंछ में 16, किश्तवाड़ में 15, राजौरी में 10, डोडा और सांबा में 9 केसेज आए हैं। रियासी में भी 1 केस आया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि रामबन में 1 भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। इस तरह से आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेज जो एक्टिव केसेज हैं वो अब 2411 हो गए हैं, जिनमें बाज़ाब्ता तौर पर 1349 जम्मू में हो गए और 1062 कश्मीर में हो गए। तो जम्मू कश्मीर में जो एक्टिव केसेज हैं 936 अभी भी सबसे हाईएस्ट केसेज रहे हैं। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं उसमें इंतजामी उमूर पे सरकार अपने तौर पे जो कुछ कर रही है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अवाम अपने तौर पर कोविड के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करे, उस पर अमल करे, चूँकि नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आवाम का होता है। इसलिए अपने नुकसान से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को ही बेदार करना होगा। कोरोना के गाइडलाइन का ख्याल रखिए और इस नई लहर से बचने में जितनी जिद्दोजहद कर सकते हैं वो पहले से ही कर लीजिए ताकि आपका नुकसान ना हो। कुछ और खबरों को सलाम जगह में ज़रूर शामिल करेंगे, खासतौर से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा जो क्रिकेट का मैच चल रहा है उस हवाले से भी बताएंगे। दिल्ली में क्या कुछ चले सदारती इंतखाबों को लेकर के वो भी बताएंगे। यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से भी एक अपडेट है। मक्का मुकर्रमा में पहली बार कोई इसराइली शख्स दाखिल हुआ है, इसको लगा क्या कुछ अपडेट है। पाकिस्तान में कैसे इमरान खान रन आउट हो गए ये भी बताएंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का।